हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन बॉस में। आज फाइनली हम हाजिर हैं पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक के लास्ट चैप्टर इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स के आईएमपी क्वेश्चंस के साथ। पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो बहुत कुछ डल चुका है, आईएमपी तो पूरे ही डल गए, लास्ट चैप्टर है। इसके बाद साथ साथ मैप्स की वीडियो चैनल पर डल चुकी है, इसका सिर्फ कार्टून बचा है और 2 चैप्टर बचे हैं। उन दोनों चैप्टरों का एक्सप्लेनेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। साथ साथ कार्टून तो किसी भी दिन अभी हम डाल देंगे, कार्टून में इतना कुछ है ही नहीं, वो आएगा। साथ साथ मैप आ चुका है, बहुत सारे बच्चे कॉमेंट में लिख रहे हैं भैया मैप की वीडियो। तो मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि आप हमारा जब द ट्विन बॉस का चैनल खोलो तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाया करो। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। आपको ह्यूमैनिटीज़ की प्लेलिस्ट दिख जाएगी जिसमें पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी जितना भी जो है सब उसमें मिलेगा। उसका आपको पॉपुलर प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको जितनी भी हमारी प्लेलिस्ट बहुत पॉपुलर है वो आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी। तो आप उसमें जाके आप सब देख सकते हो। मैप्स की अगर वीडियो की बात करें तो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। अब सीधे चालू करते हैं इस चैप्टर को। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की तो ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं है, गिने चुने से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो कई बार तो क्या करते हैं, इस चैप्टर से सीधा 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन डाल के इसको निपटा दिया जाता है, नहीं तो कई बार सीधे 6 मार्क्स वाले में एक क्वेश्चन डाल देते हैं और इसको निपटा देते हैं। यही इसका देखने को मिलता है। तो मेनली अगर बात करें आज हम इस वीडियो में इसके 1 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे, 4 देखेंगे और 6 देखेंगे। मैंने 2 मार्क्स क्वेश्चन इसमें नहीं डाले क्योंकि इतने इंपॉर्टेंस में कुछ थे नहीं। 1 मार्क्स में ही आप उसको एज अ 2 मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं। तो सीधे चालू करते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बीजेपी कब फॉर्म हुई थी। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, बीजेपी फॉर्म हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। ईयर याद रखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1980 को बीजेपी फॉर्म हुई थी। इसके बाद दूसरा आता है मेंशन एनी 2 इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी विच आर थ्रेट टू डेमोक्रेसी। ऐसे 2 इंसिडेंट बताइए जो वायलेंट थे हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ, जो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। तो यहाँ 3 मैं आपको बता रहा हूँ। एक है 1984 का एंटी सिख राइट्स जो हुए थे, उसके बाद 1992 में जो अयोध्या डिस्प्यूट के कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल रहे थे, और तीसरा आता है 2002 में एंटी मुस्लिम राइट्स जो हुए थे। आपको इस चैप्टर में डेट्स याद करना इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती हैं। कोलिजन गवर्नमेंट के आपको नाम याद होनी चाहिए, डेट्स याद होनी चाहिए, कुछ चीज़ें इसमें आ जाती हैं। टॉपिक भले ही आपके इतने से तैयार ना हो, चलेगा, टॉपिक इतने नहीं आते, लेकिन डेट्स इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जो बाबरी मस्जिद है अयोध्या में तो कब डिमोलिश्ड हुआ था। तो वो हुआ था 6 दिसंबर 1992 को। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, एक्सप्लेन द मेन रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। मंडल कमीशन की मेन रिकमेंडेशन क्या थी। तो इसकी थी कि 27% जो हमारी सीट्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, उन्हें हमें रिजर्व कर देना चाहिए ओबीसीज के लिए। जो भी अदर बैकवर्ड क्लास में लोग आते हैं उनके लिए 27% हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंड गवर्नमेंट जॉब्स में सिक्योर कर देना चाहिए। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आज के सिनेरियो में चीज़ सही है कि गलत है। रिजर्वेशन की पूरी बात कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, राजीव गांधी जी का असैसिनेशन कब हुआ था। तो ये हुआ था हमारा मई 1991 में। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि जब राजीव गांधी जी की डेथ हुई तो उसके बाद किसको पीएम बनाया गया था। तो नरसिम्हा राव जी को पीएम बनाया गया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जब कोई एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है तो 2-3 पार्टी अपना एक ग्रुप बना के एक कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करती है और फिर उसका उनका वो पूरी गवर्नमेंट के जैसा काम करती है। इसके सीधे एग्जांपल हो सकते हैं हमारी एनडीए, यूपीए, नेशनल फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट। ये एग्जांपल कुछ आप इसके लिख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल तो कुछ टॉपिक हटे हैं, उसके बाद कोलिजन गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर से वैसे कुछ इतना ज़्यादा हटा ही नहीं है, लेकिन फिर भी कोलिजन गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद 4 मार्क्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, स्टेट द मेन इश्यूज इन इंडियन पॉलिटिक्स इन द पीरियड आफ्टर 1989। व्हाट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दीज डिफरेंसेस लेड टू। पूरा इसमें पहले 1989 का देख लेते हैं और उसका फिर देख लेते हैं इसकी वजह से पार्टीज में क्या हमें एक अलग सा चेंजेस देखने को टोटल मिलते हैं। तो अगर हम पहले बात करें कि क्या इंडियन पॉलिटिक्स के मेन इशू है, सबसे पहला था कि जो हमारी ओबीसी हैं उनका एकदम राइज हुआ था पॉलिटिकल फोर्स में। उसके बाद जो हमारा नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, इसने कहा था कि जो मंडल कमीशन है उसके रिकमेंडेशन को अब इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है, तो इन्हें उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था, मतलब वही रिजर्वेशन वाला। उसके बाद हमारा जो पॉलिटिकल बेस्ड जो पॉलिटिक्स था वो अब किस बेसिस पर हो गया था, वो रिलीजियस आइडेंटिटी पर मेन लिया गया था। मतलब राइज ऑफ पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी एंड डिबेट अबाउट सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें रिलीजियस आइडेंटिटी पर पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा था, बहुत ज़्यादा सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी पर डिबेट्स भी हो रही थी।
बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो गई थी। उसके बाद एंटी मुस्लिम राइट्स गुजरात में हो गए थे जैसे हमने पढ़ा। उसके बाद कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म हो गया था और अब कोलिजन पॉलिटिक्स का एक एरा चालू हो गया था। तो ये कुछ होते हैं। फिर इसका देखते हैं कि यार अब क्या चेंजेस पार्टीज के में स्टाइल में देखने को मिलते हैं। तो मेनली क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी थी अब वो भी जो हमारी ये सोशल क्लेम्स थे बैकवर्ड क्लासेस के उन्हें एक्सेप्ट करने लगी थी, मानने लगी थी कि भाई इनको थोड़े से पॉलिटिकल और सोशल एडवांटेजेस हमें देने पड़ेंगे। साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज बिगिन टू सपोर्ट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, वही सेम बात रिजर्वेशन के लिए भी मांग गए थे पूरा। साथ ही साथ अब कोलिजन पॉलिटिक्स एकदम से बढ़ गया था। इसके कुछ एग्जांपल आते हैं, या बिल्कुल मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है क्योंकि आपको याद करना जरूरी है। नेशनल फ्रंट फॉर्म हुई थी 1989 में, यूनाइटेड फ्रंट हुई थी 1967 एंड 1997 में, फिर एनडीए 1997, 1998 एंड 1999, उसके बाद यूपीए 2004, फिर 2009 और उसके बाद फिर हमारा एनडीए का फिर से आ गया था। ये कुछ एग्जांपल मैंने दे दिए, आप इसमें मन से भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद राइट अ नोट ऑन हिंदू मुस्लिम राइट्स इन गुजरात। ये जो टॉपिक है इस बार हट चुका है लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया, थोड़ा सा आप नॉलेज रखिए, इस चैप्टर में काम आने वाला है। मेनली क्या हुआ, फरवरी और मार्च के 2002 में महीनों में एकदम से वॉयलेंस चालू हुए मुस्लिम के खिलाफ गुजरात में। ये हुआ था एक इवेंट हो गया था, छोटा सा एक इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से ये हुआ। वो हुआ था गोधरा नाम के एक स्टेशन में। यहाँ पर मेनली क्या हुआ, एक ट्रेन की बोगी में अयोध्या से जो कार्य सेवक होते हैं वो लौट रहे थे, उसको आग लगा दिया गया था उस बोगी में, जिसमें 57 लोगों की डेथ हो गई थी। इसके बाद लोगों का कहना था कि इसमें मुसलमानों का हाथ है, तो एकदम से मुसलमानों के खिलाफ दंगे फसाद चालू हो गए थे। बहुत सारे मुसलमानों की डेथ चालू हो गई थी, अगले दिन से ही चालू हो गया था पूरा। उसके बाद पूरे महीने भर तक चला और ओवरऑल 1100 लोगों की डेथ हुई थी जिसमें से मोस्टली मुस्लिम थे। तो एक छोटा सा इंसिडेंट ये आता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, इन द न्यू एरा ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट अलाइंग और रियलाइंग ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर्ग्यूमेंट्स वुड यू पुट फॉरवर्ड टू सपोर्ट और अपोज दिस स्टेटमेंट। अगर हम कोलिजन जब से गवर्नमेंट पॉलिटिक्स हमारे यहाँ आया है तो हम देख रहे हैं अब पॉलिटिकल पार्टी ना वो आइडियोलॉजी के बेसिस पर ज़्यादा नहीं चलती। अगर आप पहले देखेंगे जब हमने इंदिरा गांधी जी के बारे में पढ़ा तो उन्हें अपनी एक आइडियोलॉजी का पूरा लेके आ गई थी कि हमारी जो कांग्रेस है उसकी आइडियोलॉजी अलग है, दूसरा जो कांग्रेस वो है उसकी अलग है, पूरा आइडियोलॉजी के बेसिस पर आ गई थी, पुअर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब से कोलिजन गवर्नमेंट आई है ना तो जब से आइडियोलॉजी अब चीज़ कम हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। तो आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि सपोर्ट करें या अपोज करें, तो आप क्या बोलेंगे, द स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड। क्यों है, क्योंकि बिकॉज इन द न्यू एरा ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स द एम्फेसाइजेस ऑन प्रोग्मेटिक कंसिडरेशन। प्रोग्मेटिक मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल सोच अब ज़्यादा आ गई है। अब आइडियोलॉजी के बेसिस पर नहीं चलता, अब देखा जाता है कि अभी का सिनेरियो क्या है। इस समय प्रैक्टिकल सोच लगाई जाती है पार्टी द्वारा कि कैसी चीज़ से हम सत्ता में आ सकते हैं। मेनली अगर हम एक सिंपल भाषा में बोलें तो एक प्रैग्मेटिक, आप याद कर लीजिए, प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन अब ज़्यादा हो गई आइडियोलॉजिकल पोजीशन के अलावा। ठीक है, तो इसमें मेनली देखने को मिलता है कि कोलिजन पॉलिटिक्स हैज शिफ्टेड टू द फोकस फ्रॉम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस टू पावर शेयरिंग। अब पार्टीज ये देखती हैं कि भाई कैसे करके हम कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, हम ये नहीं देखते आइडियोलॉजी। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई आइडियोलॉजी की अलग अलग पार्टी है तो वो एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करती थी, और अब ऐसा हो गया है कि भाई आइडियोलॉजी को तो आप हटाओ, अब तो देखा जाता है कि कैसे हम गवर्नमेंट में आ सकते हैं। फिर इसका जैसे इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, मोस्ट पार्टीज ऑफ एनडीए डिड नॉट अग्री विद द हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी, स्टिल दे कम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट एंड रिमेन इन द पावर आल्सो फॉर फुल टर्म। बीजेपी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को बहुत सारे सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो एनडीए में है। क्यों है, क्योंकि भाई एक अब मेन देखा जाता है कि कैसे गवर्नमेंट में आ सकते हैं, शॉर्ट भाषा में बोलें तो। अब इसके बाद राइट अ नोट ऑन द बाबरी मस्जिद इशू, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और आ जाता है, तो इसमें पूरा हम बात कर लेते हैं कैसा क्या इसका चल रहा था। तो द फाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन फरवरी 1986 ऑर्डर दैट द बाबरी मस्जिद प्रेमिसेस टू बी अनलॉक्ड। अगर हम बात करें 1986 में तो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फरवरी 1986 में बोला था कि जो अब मस्जिद है बाबरी मस्जिद, उसके हम दरवाजे खोल दें हिंदू लोगों के लिए, क्योंकि वो वहाँ के प्रेयर कर सके, क्योंकि उनकी मान्यता है उस मंदिर से। ठीक है, हमारा कहना है कि राम भगवान की बर्थ प्लेस वो है, तो ये वहाँ पर हुआ क्योंकि बहुत सालों से ना वहाँ पर विवाद चल रहे थे। इसके बाद अगर बात करें बाबरी मस्जिद का क्या है, तो 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था, एक मॉस्क बनाया गया था अयोध्या में। किसने बनाया था, मीर बाकी ने बनाया था, जो मुगल एम्परर बाबर के जनरल हुआ करते थे। उसके बाद लेकिन बहुत सारे हिंदू का कहना था कि यहाँ पर पहले लॉर्ड राम का टेम्पल हुआ करता था, जिसको तोड़कर ये बनाया गया है। जो ये मस्जिद बनाया गया उनको तोड़कर बनाया गया, और ये हमारे राम भगवान की बर्थ प्लेस है। ये हुआ। इसके बाद कोर्ट पर बहुत सालों तक एक केस चलते रहे, चीज़ें चलती रहीं।
लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा था। फिर 1940s में इसको लॉक कर दिया गया और बोला गया कि भाई कोर्ट ये चीज़ें संभालेगा। ये आपको पूरा पता होगा। इसके बाद बहुत सारे नाटक हुए, मैं कुछ शॉर्ट में आपको बताता हूँ, बहुत चीज़ें हुए और बुक तो यहीं ख़त्म हो जाती है। एनसीईआरटी कुछ साल पीछे चलती है, लेकिन हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये हुआ। इसके बाद फाइनली क्या हुआ, 5 जजेस की एक बैठक में सुप्रीम कोर्ट में ये सुना गया। अगस्त से लेकर अक्टूबर 2019 तक पूरी हियरिंग हुई, पूरे डिस्प्यूट के बारे में सुना गया। फाइनली 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जो पूरा लैंड है ये हमारे हिंदू टेम्पल के लिए दिया जाए, मतलब हिंदू साइड की उस समय वहाँ पर जीत हुई थी। उसके बाद ये बोला गया कि जो मुस्लिम के लोग हैं उनको भी हमें 5 एकड़ लैंड देना पड़ेगा, ताकि वो अपना फिर से जो ये मॉस्क है उसको फॉर्म कर सकें। तो उसके लिए इनके जो सेंट्रल सुन्नी लोगों का बोर्ड था उनको 5 एकड़ लैंड दिया गया। और ये कहाँ पर मिला फाइनली, ये धन्नीपुर अयोध्या में एक जगह वहाँ पर दिया गया। तो ऐसे करके ये इशू पूरा रिजॉल्व हो गया था। ये आपको बनना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। ट्रेस द इमरजेंस ऑफ बीजेपी एज अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन पोस्ट इमरजेंसी पॉलिटिक्स। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि बीजेपी का 2 चीज़ एनडीए की 3 और 4 अभी अभी ऐड हुआ है। साथ ही साथ अब ये एक ऐसा ज़माना आ गया है जब बीजेपी का अलग दबदबा इस समय आपको दिख रहा होगा। तो बहुत चांसेस है कि बीजेपी रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिल जाए। कांग्रेस रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे कोलिजन फॉर्म जब हो रहा था उस समय कांग्रेस ने अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन वो मैंने जानबूझकर नहीं डाला क्योंकि मुझे नहीं लग रहा उसके आने की चांसेस इतनी ज़्यादा है। तो हम सीधे बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें मेजर ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल परफॉर्मेंस ऑफ बीजेपी सिंस 1980 के मेजर ट्रेंड्स में बीजेपी की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है इन द इलेक्शन ऑफ 1989 द नेशनल फ्रंट अंडर वीपी सिंह केम टू पावर सपोर्टेड बाय लेफ्ट फ्रंट एंड बीजेपी फ्रॉम आउटसाइड। जो 1989 में नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी जब पर वीपी सिंह के हेड किए थे उसको, मतलब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसमें जो लेफ्ट फ्रंट है उसने डायरेक्टली सपोर्ट किया था और बीजेपी ने बाहर से सपोर्ट किया था। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा बीजेपी ने अपना एक पॉलिटिक्स खेला था। ये क्यों किया गया था, जिसमें कांग्रेस पावर में ना आ सके। साथ ही साथ जब मंडल कमीशन फिर आई और ये वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई हम मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को मानेंगे, तो फिर बीजेपी फाइनली अपने आप को साइड कर ली थी क्योंकि बीजेपी उस समय इसके साथ में नहीं थी। इसलिए फिर नेशनल फ्रंट का रूल 1990 नवंबर को एंड भी हो गया था। ये रीज़न आया था। इसके बाद 1996 में बीजेपी की एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी छोटे समय के लिए। फिर 1996 में बीजेपी को जो मेजॉरिटी मिलना था वो नहीं मिल पाई थी, बीजेपी फेल हो गई थी कॉन्फिडेंस मोशन के समय, तो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई थी उस समय। फिर मार्च 1998 से लेकर अक्टूबर 1999 में बीजेपी का एक और गवर्नमेंट एनडीए के अंडर में फॉर्म हुई थी, जिसको मेनली किसने लाइड किया था, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इनको रीजनल पार्टी ने उस समय बहुत ज़्यादा डिमांड किया था कि हमें और शेयर मिलना चाहिए। तो ये बीजेपी का थोड़ा बहुत आता है और रिसेंट का तो आप बिल्कुल लिख ही सकते हैं कि आपको बीजेपी का ही ज़माना आ गया है। तो ऐसा करके बीजेपी का आता है। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, फ्री में वीडियो को ज़्यादा खींचने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आता है नेम द बिग चेंजेस दैट डिफाइंड द एनडीए गवर्नमेंट व्हाट इज 2019। कुछ ऐसा बताइए जो बताता है कि एनडीए का भी 2019 तक का वर्क कहीं ना कहीं झलकाता है। 4 पॉइंट आते हैं। डिमोनेटाइजेशन, आप सबको पता है नोटबंदी हुई थी। उसके बाद यूनिफाइड टैक्स, जीएसटी का आप सभी को मालूम है, जीएसटी हमारे इसमें आया। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट एकदम से बीजेपी के पीरियड में बढ़ी है। गवर्नमेंट ने चीज़ों को और थोड़ा सरल कर दिया जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बढ़ सके। तो ये एक और आता है। फिर फोर्थ आता है रिप्लेसमेंट, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके अब कौन आ गया है, नीति आयोग आ गया है। बहुत सारी मिनिस्ट्री को एक ही मिनिस्टर के अंडर में लेकर आ गए। तो ये 4 बहुत बड़ी चीज़ें आती हैं जो बीजेपी के अंडर में हुई हैं। तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। इसके बाद लॉन्ग आंसर की बात कर लेते हैं। In 2014 elections, people have voted for a stable government at the center. Do you think that the era of collision has ended? अब ये बताइए कि 2014 में बीजेपी आई, मतलब एक स्टेबल गवर्नमेंट की बात आई, मेजॉरिटी मिली, तो फिर क्या कोलिजन पार्टी का समय जा चुका है? तो देखिए इसमें पूरा एक बड़ा आंसर दिया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस से लेकर 1977 तक जब एक ही पार्टी दिखती थी वो है कांग्रेस। हर तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस दिखती थी। लेकिन फिर 1975 में इमरजेंसी आई जिसका लोग थोड़ा सा समझे कि कांग्रेस पावर का मिसयूज कर रही है, तो फिर जनता पार्टी फॉर्म हुई थी, आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। तो इसके बाद फिर ऐसा लगने लगा कि यार अब कोलिजन पार्टी का समय आ गया है। फिर 1989 के इलेक्शन के बाद तो बिल्कुल एक लॉन्ग फेज आ गया था कोलिजन पार्टी का। तो ये हमें देखने को मिलता है। जैसा एग्जांपल आपको पूरे ईयर दिए हुए हैं, 1989 में हमारी जो नेशनल फ्रंट आई, जैसा मैंने आपको पूरा बताया था, वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये हुआ, तो इससे में हुआ कि ये मालूम चला कि इतने सालों में कोई भी एक गवर्नमेंट ऐसी सक्षम नहीं थी, कोई भी पार्टी ऐसी सक्षम नहीं थी जो खुद की पार्टी बना पाए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, हमारा 2014 के इलेक्शन आए जहाँ पर बीजेपी ने अपना पूरा वो किया,
मेजॉरिटी लेकर आई, लेकिन हालांकि एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म हुई क्योंकि ये इलेक्शन के पहले ही बात हो गई थी कि बीजेपी एज एनडीए अलायंस खड़ी हो रही है, इसलिए अपनी एनडीए की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। तो अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो कि जी हाँ, अभी एंड हो गया है। अगर पिछले 2 इलेक्शन की बात करें तो बीजेपी मेजॉरिटी में आ रही है। इसका रीज़न आप लिख सकते हो, बीजेपी की तारीफ आप कर सकते हो कि क्या ऐसे रीज़न हमारे सामने आए। मैंने इसमें नहीं डाला है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा आप करके सकते हो। तो याद रखिए, जब भी कोई आपको क्वेश्चन आता है कि आर्ग्यूमेंट्स बताइए, तो आर्ग्यूमेंट सही भी हो सकते हैं और एक गलत साइड के भी हो सकते हैं। मतलब जैसे क्वेश्चन ने जो पूछा उसकी बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन ने बोला क्या कोलिजन अब खत्म हो गया, आप हाँ भी लिख सकते हो, आप नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन आपके आर्ग्यूमेंट सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं भी आपसे कहूँगा आपको हाँ लिखना चाहिए कि हाँ अभी फिलहाल के लिए खत्म हो चुका है, क्योंकि 2 बार से सीधे सीधे एक ही गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, वो काम अच्छे से कर रही है, तो लोग पूरा सपोर्ट दिखा रहे हैं। इससे हमें मालूम चलता है कि अगर एक पार्टी अच्छे से काम करे, लोगों का दिल जीते, तो आराम से कुछ भी पॉसिबल है। और आप यहाँ पर रेफरेंस भी दे सकते हो कि एक समय था जब कांग्रेस की पार्टी थी, तो ऐसा बीजेपी का हो गया है। लेकिन अगर फ्यूचर में लोगों को ऐसा देखने को मिलता है कि बीजेपी फ्यूचर में इनकेस पावर का गलत यूज करती है, तो फिर से कोलिजन का समय आ सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, इन द मिस्ट ऑफ सीवियर कंपटीशन एंड मेनी कॉन्फ्लिक्ट कॉन्सेंसस अपीयर टू हैव इमर्ज्ड अमंग द मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम बात करें कि यार इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इतने कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर हर पार्टी एक ही चीज़ करने लगती है, मतलब कुल मिलाकर हर पार्टी का ओपिनियन एक जगह आके मैच जाते, तो आप ये बताइए। तो इसका सीधे दिया हुआ है अग्रीमेंट ऑन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, उसको हर पार्टी ने अग्री किया है कि बिल्कुल सही है। उसका जैसा हमने पढ़ा सोशल बैकवर्ड क्लासेस के बारे में पूरा एक्सेप्टेंस लोगों के आए। रीजनल पार्टी का रोल एकदम से बढ़ गया, आजकल स्टेट लेवल पॉलिटिक्स एक हाई लेवल पर बढ़ चुका है। साथ ही साथ वही प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन आ गया है, प्रैक्टिकल सोच के साथ सारी पार्टी आगे बढ़ रही है, आइडियोलॉजी धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये कुछ जगह आती है ना, सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिल जाती है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, मैनी पीपल थिंक दैट अ 2 पार्टी सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। Drawing from India's experience of last 20 years, write on essay on what advantages the present party system in India has। पूरा हमें बताना है 2 पार्टी सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिंपल मैं बताता हूँ, 2 पार्टी सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक पार्टी हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, एक पार्टी हमारी अपोजिशन पार्टी में बैठती है, ठीक है। अगर इंडिया के हम पहले की बात करें, जब इंडिपेंडेंस मिली थी, उस समय कोई इतनी अच्छी अपनी अपोजिशन पार्टी नहीं थी, और यही रीज़न था कि गवर्नमेंट मिसयूज भी पावर का कर लेती थी। लेकिन अब से क्या हुआ है, गवर्नमेंट खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि बाजू में अपोजिशन बैठा होता है। अपोजिशन एक एक चीज़ पॉइंट करता है कि भाई क्या गवर्नमेंट ने सही किया, क्या गलत किया। गवर्नमेंट वालों को अगली बार भी अपनी गवर्नमेंट लेकर आना है, तो वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते जब तक अपोजिशन सामने बैठा हुआ है। और ये कुछ रीज़न आते हैं जिससे एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट फॉर्म हो पाती है। तो यही इसमें पूरा देते हैं कि कुल मिला के इससे हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं। गवर्नमेंट कुछ गलत नहीं कर पाती, कभी एंटी डेमोक्रेटिक कोई काम नहीं हो पाता, डेमोक्रेसी एक स्टेबल फॉर्म में आती है, तो बहुत एक सही चीज़ होती है। इसके साथ एडवांटेजेस की अगर बात करें तो एक पॉलिटिक्स में एक कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, जो बहुत ही चीज़ सही है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई भी काम करती सोच समझकर करती, ऐसे नहीं कुछ भी हो रहा है। उसके नए विजन पाथवेज हमें देखने को मिलते हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। फिर बहुत सारे पॉवर्टी डिस्प्लेसमेंट जैसे चीज़ें होती हैं, इनके बारे में आवाज़ उठने लगती है, और ये पॉलिटिकल एजेंडा बन के सामने आते हैं, तो इनकी एक पॉजिटिव साइड आता है कि भाई लोग गवर्नमेंट इनके लिए काम करती है, ये अपने आप में आता है। फिर साथ ही साथ हर एक एक कास्ट हो गया, क्लास हो गया, सबके जस्टिस और डेमोक्रेसी को भी देखते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एसेस एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट इन इंडिया सिंस 1989। कोलिजन गवर्नमेंट के क्या बेनिफिट होते हैं, मैं आपको सीधे सीधे 4 बेनिफिट बताता हूँ। सबसे पहले मोर डेमोक्रेटिक ये होता है। भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हम एक गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है तो वो लोगों के लिए हो रही है। तो जब भी कोलिजन गवर्नमेंट होती है ना, तो एक ही पार्टी कोई नहीं आती, हर तरफ से पार्टियां आती हैं। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी भी जिंदा टाइप की रहती है, लोगों की आवाज़ होती है, लोग वोट करते हैं। कोई को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो जिनको थोड़े थोड़े वोट्स मिले होते हैं वो सब गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया का पूरा एक रिप्रेजेंटेशन सामने आता है। फिर इसके बाद कोलिजन गवर्नमेंट क्रिएट्स अ मोर ऑनेस्ट एंड डायनामिक पॉलिटिकल सिस्टम। कुल मिला के भाई डायनामिक भी होगा, ऑनेस्ट भी होगा। ऑनेस्ट इसलिए होता है भाई लोग अगर हल्का सा भी आपने कुछ नाटक किया तो लोग आपको गवर्नमेंट से हटा सकते हैं। हर तरफ से पार्टी आती है, तो कहीं ना कहीं डायनामिक भी बनता जाता है। तो ये पूरे क्लियर होता है, वोटरों के पास ना एक बिल्कुल क्लियर चॉइस हो जाती है भाई कि अगले इलेक्शन में क्या करना है, किसको जिताना है और किसको नहीं जिताना है। फिर कोलिजन प्रोवाइड गुड गवर्नमेंट बिकॉज देयर डिसीजंस आर मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ अ मेजॉरिटी। पहले एक पार्टी जीत कर आती थी मेजॉरिटी में, सपोज कीजिए एक पार्टी को 60% वोट मिले, तो जो 40% वोट नहीं मिले उन लोगों का क्या होगा, उनके बारे में कौन सुनेगा। लेकिन कोलिजन में क्या होता है, कुछ वोट इनने दिए, कोई दूसरे लोगों ने दिए, लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, अलग अलग एस्पिरेशन होते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट में सब चीज़ झलकने लगती है, तो कहीं ना कहीं सबका काम होता है।
फिर साथ ही साथ कोलिशन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मोर कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। जब कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है ना, तो जो हमारे मेनली लीडर हो गए या गवर्नमेंट में कोई भी ऑफिशियल हो गए, ये ज़्यादा समय तक टिक पाते हैं। या तो गवर्नमेंट फॉर्म करते जाएंगे बार बार, नहीं तो कहीं ना कहीं अपोजिशन में आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं एक हमारे पॉलिटिक्स में कंटिन्यूटी दिखती है और एक एक्सपीरियंस दिखता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर एक एक सेकंड में गवर्नमेंट बदलती जाएगी तो कैसे काम चलेगा। आज कोई और गवर्नमेंट है, कल दूसरी आ गई, उनको फिर से सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, अपनी नई सोच के साथ आएंगे, तो एक कभी भी ना कंट्री स्टेबल नहीं हो सकती। तो कोलिशन गवर्नमेंट के कुछ फायदे आते हैं, ये पूरा होता है। इसके बाद 2 नए टॉपिक, एक NDA 3 and 4, उसके बाद इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस आपको पूरे पढ़ने हैं। हमें नहीं पता इससे क्या क्वेश्चन आ जाए, क्या पता आपको सीधे पूछ लिया जाए, इसलिए इन टॉपिक को आप पूरा पढ़ें। बहुत जल्दी हमारी वीडियोस आने वाली चैप्टर की, आप उनसे पढ़िएगा, आपको बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा वीडियोज में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, रूटिंग गुड़िया, बाय बाय।